एपिसोड 8। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने कंधे पर छोटी बच्ची को लिए धक्का मुक्की करते हुए इमरजेंसी विंडो से उसे अंदर घुसाने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसने उस लड़की को अंदर बिठा दिया। अब उस आदमी ने उसके सामान को भी उस खिड़की से अंदर रख दिया। तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे भी इस ट्रेन से ही जाना है और मैं ये रास्ता नहीं सुन सकता था। मुझे आम नागरिक की तरह जाना था। थोड़ी देर में वहाँ पहुँच चुका था और जल्दी से रेल चल पड़ी थी। मैंने मन ही मन अपने इष्ट देव नीलकंठ को प्रणाम किया। तभी मुझे वही अधेड़ उम्र का आदमी दिखा जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को मंजिल तक पहुँचाने के लिए बिठाया। वो बाहर से अपना हाथ हिलाकर अपनी बेटी को प्यार दिखा रहे थे। जल्द ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। हम जल्द ही खेतों से गुजर रहे थे। खेतों में किसान अपना काम कर रहे थे, वो जुताई कर रहे थे। तभी अचानक जोर से कहीं शोर की आवाज़ आई। मैं अपनी सीट के कोने में बैठा था, तभी एक धमाके की आवाज़ आई। मेरे पास में ही एक विदेशी महिला खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी और गहरे नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। इस तरह के मॉडर्न ड्रेस पहनकर उसने अपने आप को काफ़ी मेहनत की होगी मैनेज करने में। उसके शरीर की बनावट ऐसी थी कि मुझे लगा कि दूसरी खिड़की से अगर हवा आई तो वो खिड़की से बाहर चली जाएगी। हम भारतीयों को क्या पता था कि इस जीरो फिगर वाली लड़कियों का हमारे अब भारत में भी क्रेज बढ़ेगा। हालांकि मुझे भी पतली लड़की पसंद थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अपने शरीर का भी भार नहीं उठा सके। तभी मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ फिर से गया। उस लड़की ने 4.5 इंच वाली हील पहनी हुई थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी और बीच में अपने पैर भी पटक रही थी। उसके सामने टीटी खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बता रही थी कि वो इस तरह की मुसीबत से निकलना चाहता था। तभी उस लड़की ने उसको फ़ोन पकड़ाना चाहा, लेकिन वो बार बार हाथ जोड़ रहा था और बोल रहा था कि मैडम, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश करें, या तो आप ट्रेन से उतरो या फाइन दो। मैं नहीं उतरूंगी, मेरा नाम भी निशा थापा है। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे नीचे उतारते हो। इस बार उस अंग्रेजन ने भारतीय उतार दिखाया। इस बार उसने अपनी सैंडल नीचे पटकते हुए फ़ोन पर चिल्लाई, साले तेरी वजह से मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ। साले टिकट बुक करते हुए तो पैसे के लिए बहुत मुंह फाड़ रहा था। साला अब कहता है पैसे वापस ले लो। अब क्या मैं ट्रेन से पैसे लेने वापस आऊँ? बता भूतनी के बागड़बिला कहीं का। उसका इतना गुस्सा बता रहा था कि वो किसी पर अपनी बिजली गिरा रही थी। उसको इस तरह हिंदुस्तानी भाषा में चिल्लाता देख मैं पूरी तरह से समझ गया था कि मैं पूरी तरह से गलत था। वो कोई विदेशी नहीं बल्कि दिल्ली में पली हाव भाव बता रहे थे। वो किसी टिकट एजेंट पर चिल्ला रही थी। शायद उसने किसी गलत ट्रेन का टिकट कर दिया था। उसने अपना नाम निशा थापा बताया था। नाम से तो वो नेपाली लग रही थी, लेकिन बोलचाल से वो भारतीय लग रही थी। वैसे भी भारत और नेपाल तो नक्शे में ही अलग है। बाकी ये देश तो सदियों से दिल से जुड़ा हुआ है। ना तो कभी किसी भारतीय को नेपालियों से आपत्ति हुई और ना ही किसी नेपाली को भारतीयों से आपत्ति हुई। दोनों ही देशों के लोग आपस में बिना कोई रोक टोक के आना जाना करते रहते हैं। वो लोग भारत के हर कोने में नागरिकता लेकर रह रहे थे। नेपाल के लोग बहुत ही मेहनती और देश से माँ की तरह होते हैं। इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पूरे विश्व में मात्र यही एक देश है जिसे आज तक कोई देश गुलाम नहीं बना पाया। मेरा एक बार तो मन हुआ कि इस हरकत का एक वीडियो बना लिया जाए। उसका इस तरह का दुर्गा का रूप देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। क्या पता वो मेरे पर ही शुरू हो जाए। वहीं सामने बैठे दो लड़के उस लड़की की भाषा को नकल कर कर मज़े ले रहे थे। तभी मुझे अपने दोस्त रवि शर्मा की बात याद आ गई। उन्होंने बताया था कि वो अपनी नकचड़ी बीवी और 2 बच्चों को दुबई शिफ्ट कर रहे हैं। अब तो वो वहाँ पर काम करते हैं। उन्होंने बताया था कि
दुबई में अमेरिका की तरह ना ही बच्चे रोते हैं और ना ही कुत्ते भौंकते हैं। यदि वहाँ पर कोई बच्चा रोता है तो समझ लो कि वो हिंदुस्तानी है। शादी से पहले उनको भी घुमक्कड़ी का शौक था, इसलिए उनके घर वालों ने अपने दादाजी की अंतिम इच्छा बताकर उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। और भगवान ने भी ऐसा खेल दिखाया कि मेरे दोस्त के 1 साल में ही 2 बच्चे हो गए। उनके दोनों बच्चे ऐसे रोते थे जैसे मानो कि पूरे मोहल्ले के बच्चे एक साथ रो रहे हो। शादी में उनको दहेज में काफ़ी सारा पैसा मिला था और शादी में उनके बीवी के 36 में से 6 गुण भी नहीं मिले थे। उचिले जैसी शक्ल, भगोले जैसा पेट और झाड़ू जैसे बाल अपने आप में एक सुनामी तूफान थी जिसने मेरे दोस्त की जिंदगी हंसती खेलती को उजाड़ कर रख दिया था। वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी चारपाई तोड़ती रहती थी। उसे ना तो कुछ करना आता था और ना वो कुछ करना चाहती थी। जब भी उसे कभी मेरा दोस्त करने को कहता था तो वो अपने साथ लाई मोटी रकम और अपने पिता का हवाला दे देती थी। तभी टीटी की आवाज़ आई, मैडम कृपया आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं तब तक यात्रियों की टिकट चेक कर कर आता हूँ। मुझे कोई जगह खाली दिखी तो मैं आपको ज़रूर बिठाऊंगा। तब वो लड़की बोली, ठीक है, जल्दी आना, मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकती। यह कहकर वो अपना सामान बर्थ के नीचे डाला और अपना पर्स मेरे सामने रखते हुए बैठी। और फिर टीटी ने भी अपनी जान छुड़ाई और वहाँ से ऐसा भागा जैसे वो किसी मुसीबत को दूसरे के गले में डाल दिया हो। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे देखा कहाँ पर है मुझे यह ध्यान में नहीं आ रहा था। मैंने अपने दिमाग पर काफ़ी जोर डाला, ना तो मुझे उसका नाम याद आ रहा था ना कुछ समझ में आ रहा था कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। तभी उसने मेरे पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है बैठने का? सीट मिली नहीं कि बैठ जाते हैं पसर कर? ये सरकारी संपत्ति है, ना कि किसी बाप की जागीर। ओ हेलो, बिहेव योरसेल्फ, माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? एक तो आप किसी दूसरों की सीट पर बैठ रही हैं और एक ऊपर से आप ऐसा बोल रही है जैसे वो आप मुझ पर ही एहसान कर रही हैं। मेरा ऐसा कहते ही उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर रंग बदलता गया और उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ शिट, तुम और यहाँ फिर से? उसने ये कहा तो मुझे ध्यान आ गया कि वो लड़की कौन है। मैंने झट से पाँव मोड़ते हुए कहा, आगे की कहानी सुनने के लिए सुने अगला एपिसोड। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इस कहानी के लगातार एपिसोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।